नील जीजू संजय के जाते ही रीना ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक अपार्टमेंट में पहुंच गई। रीना ने अनीता पर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम देखती जरा संजय की हालत क्या हो गई थी। तुम्हारी वजह से वह दिन रात मरता है। उसे यकीन नहीं है अनीता कि तुम मर गई हो। बड़ी मुश्किल से धनराज उसे इंडिया लेकर गया है। क्यों इतना झूठ बोला तुमने? माना कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, तुम अपना ना सही इस बच्चे का सोचती जो तुम्हारे पेट में है। अनीता भी पूरी तरह टूट चुकी थी। अनीता ने रो रो कर कहा, अंडस्को, इस बच्चे के बारे में ही सोच रही हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे नहीं पता कि मैं इस बच्चे को जन्म दे पाऊंगी भी या नहीं। संजय के सामने संजय की पूरी जिंदगी पड़ी है। वो इस दर्द को भूल जाएगा। संजय स्मार्ट है, हैंडसम है, अमीर है, गुड लुकिंग है और सबसे अच्छी बात वो एक अच्छा इंसान है। उसे कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी, लेकिन अगर वह मेरे साथ रहा तो कभी मेरे प्यार से बाहर नहीं आ पाएगा। अब आगे। रीना भी अब तक बुरी तरह रोने लगी थी। रीना ने कहा, अंडस्को, सारा दुख तू अकेले समेटे लेगी? कम से कम एक बार संजय से आखिरी बार मिल तो लेती। अनीता ने अपने आंसू पोंछे और अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, रीना, मैं अपने बच्चे से वादा करती हूँ, अगर इस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आई तो मैं इसे इसके पापा से जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ संजय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। प्यार का मतलब हमेशा पाना नहीं होता, प्यार का मतलब सैक्रिफाइस भी होता है। फ्लैशबैक एंड। ये सब सुनकर कहीं ना कहीं रुद्र की आंखों में पानी आने लगा, लेकिन रुद्र ने जल्दी से अपने आंखों पर गोगल चढ़ा लिया। रीना तो रोने ही लगी। रीना महेश्वरी ने आगे कहा, अंडस्को, ऐसा टाइम किसी को ना दिखाएं जो संजय ने देखा है। मैंने तुम्हारे पापा को उस दौरान पल पल मरते हुए देखा था। सब कुछ जानते हुए भी संजय को कुछ नहीं बता पाई। अगर धनराज नहीं होता तो शायद तुम्हारे पापा को इंडिया भेजना मुश्किल हो जाता। तुम्हारे पापा को धनराज ने बहुत संभाला। रुद्र खड़ा हुआ और थोड़ी देर के लिए विंडो के पास चला गया। रुद्र ने विंडो की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को, नील इंडिया कैसे आया? रीना ने अपने आंसू पोंछकर कहा, संजय लेकर गया था। इंडिया में निहाल अपने घर के बाहर खड़ा था और पूरा नशे में था। निहाल ने ना जाने कितने बियर पी ली थी। निहाल के सीने में भी एक दर्द था जो दादी के अलावा किसी को नहीं पता था। आज नव्या के हट करने की वजह से निहाल का वो दर्द बाहर आ गया। निहाल लड़खड़ाते कदमों से अपने विला के अंदर आया। निहाल जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसने अवनी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा। निहाल ने सोचा कमरे का गेट बंद कर दें। निहाल जैसे ही कमरे के पास तक पहुंचा उसने नील और नव्या को सोफे पर सोते हुए देख लिया। निहाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। निहाल ने गेट बंद कर दिया। निहाल ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, चलो किसी का प्यार तो मुकम्मल हुआ। नव्या तो पता नहीं मेरे प्यार को कब समझेगी। निहाल लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। निहाल बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद निहाल उठा और उसने ड्रॉ में से एक फोटो निकाली। निहाल ने उस फोटो को देखकर कहा, अंडस्को, आई मिस यू मम्मा, आई नीड यू मम्मा, मम्मा मुझे आपकी जरूरत है। निहाल की आंखों में आंसू आ गए थे। निहाल ने वो फोटो अपने सीने से लगाई और बेड पर आ गया। निहाल उस फोटो से बात करने लगा। निहाल ने कहा, अंडस्को, मम्मा नव्या ने आज बहुत हर्ट कर दिया। नव्या ने कहा, अपनी हद में रहो मम्मा, मैं तो हद में ही था। वह मेरी बीवी है, क्या मैं उसे प्यार नहीं कर सकता? मम्मा मुझे वह अपने पास ही नहीं आने देती। मम्मा वह मुझे कब प्यार करेगी? मम्मा मैं कब तक अकेला रहूंगा? मम्मा आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा मैं नव्या के पास नहीं जाऊंगा।
निहाल खुद में ही बड़बड़ाता हुआ सो गया। निहाल बचपन से ही प्रताप हाउस क्यों रहता है ये बात बस दादी जानती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नील की आंख धीरे धीरे खुलने लगी। नील ने खुद के ऊपर अवनी को देखा तो और ज्यादा कसकर उसे पकड़ लिया। नील जग तो गया था, लेकिन आंखें बंद किए हुए लेटा रहा ताकि अवनी की नींद खराब ना हो। तभी सीमा धन धनाती हुई अवनी के कमरे में आई। उसने अवनी और नील को साथ में देखा तो उसका पारा चढ़ गया। सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, अवनी, ये क्या हो रहा है? अवनी की आंख खुल गई। अवनी और नील जल्दी से उठ गए और सीमा के सामने खड़े हो गए। सीमा ने नील को देखकर कहा, अंडस्को, आंटी ने तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं सिखाई? मुंह उठाकर किसी भी टाइम तुम अवनी से मिलने आ जाते हो। माना कि तुम्हारी सगाई हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि दिन रात अवनी के साथ चिपके रहो। नील सर झुकाए सीमा के सामने खड़ा रहा। शोर सुनकर निहाल और सुधीर भी अवनी के कमरे में आ गए। सीमा इससे ज्यादा कुछ बोलती उससे पहले ही अवनी ने कहा, अंडस्को, मोम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं नील से शादी करने वाली हूँ। तो नील अब आए, सुबह शाम को आए, कभी भी आए, नील का हक बनता है मुझसे मिलने का। सीमा ने गुस्से में कहा, शादी से पहले ऐसे चिपक कर सोने का भी हक नहीं बनता है? अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। सुधीर ने कहा, अंडस्को, सीमा चलो यहाँ से, नील हमारा जमाई बनने वाला है, अब तुम नील से ऐसे बात नहीं कर सकती। सीमा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके मन ही मन कहा, अंडस्को, यही तो दिक्कत है कि हमारा जमाई बनने वाला है, वरना नील को तो मैं अपनी बेटी के आसपास फटकने भी ना दूँ। सुधीर सीमा को ले जाने लगा तो अवनी में पीछे से कहा, अंडस्को, मोम, आपने मेरे होने वाले हस्बैंड की इंसल्ट की है, नील से माफी मांगिए। निहाल हाथ बांधे तमाशा देख रहा था। निहाल ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, यह मारा अवनी ने फ्री हिट पर 6। क्या बात है अवनी, तुम बिल्कुल भी अपनी माँ जैसी नहीं हो। सीमा ने कहा, मैं और नील से माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। नील ने अवनी की ओर देखा जैसे कह रहा हो इग्नोर करो। अवनी ने नील का हाथ झटक कर कहा, अंडस्को, नहीं नील, इन्होंने आपकी इंसल्ट की है, माफी तो यह मांगेगी, वरना मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। निहाल ने पीछे से अवनी की बलाएं लेते हुए मन ही मन कहा, अंडस्को, वाह नील की चोरनी, हेड भी तेरा और तेल भी तेरा। अब तो तुम्हारी मॉम को नील से माफी मांगनी ही पड़ेगी। सुधीर ने कहा, अंडस्को, सीमा माफी मांग लो, बात तो सही है, तुमने बिना सोचे समझे नील की इंसल्ट की है, आखिर यह अंकल आंटी का पोता है। सीमा ने सिचुएशन की नजाकत को समझते हुए धीरे से कहा, सॉरी। अवनी ने कहा, मोम, सॉरी बोलना है, अकड़ नहीं दिखानी, ठीक से बोलिए। निहाल ने मन ही मन खुद से कहा, वाह अवनी, वन मोर शॉट, नॉट बैड। सीमा ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए, अपना गुस्सा कंट्रोल किया और नील को देखकर कहा, बेटा, आई एम सॉरी। सुधीर सीमा को लेकर वहां से चला गया। निहाल ने नील के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, छोड़ ना यार, इग्नोर कर, क्या करें, अवनी की माँ है, घर से नहीं निकाल सकते। अवनी ने घुरकर निहाल को देखा। निहाल इशारों में कहा, सॉरी। अवनी ने फिर नील को देखकर कहा, अंडस्को, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी मॉम आपकी इंसल्ट कर रही थी, आपने मुंह में दही जमा रखी है, मेरी मॉम को रिटर्न में जवाब क्यों नहीं दिया? नील ने कहा, यार वह ताड़का तुम्हारी मॉम है, मैं उनसे बहस करता हुआ अच्छा नहीं लगता। ताड़का सुनते ही निहाल हंस हंस के लोटपोट हो गया। निहाल के हंसने से अवनी को और ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि जैसी भी थी वो अवनी की मॉम थी।
नील समझ गया कि उसे निहाल के सामने अवनी की मॉम को ताड़का नहीं बोलना चाहिए था। ऊपर से निहाल हंस हंस कर पागल हो रहा था। नील ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर गुस्से से निहाल का कॉलर पकड़कर कहा, अंधस्को, साले चुप हो जा, शादी से पहले मेरा डाइवोर्स करवा देगा। निहाल अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उससे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अवनी दोनों को देखकर पैर पटक कर वहां से जाने लगी। जाते जाते अवनी ने पलटकर कहा, अंधस्को, नील फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अवनी के जाते ही नील भी तेज तेज हंसने लगा। निहाल ने हंसकर कहा, अंधस्को, तुझे पता है ये जो सीमा है ना, सॉरी सीमा जी है ना, ये बस अवनी के कंट्रोल में आती है, वरना डैड के बस की सीमा जी को कंट्रोल करना नहीं है। नील ने कहा, अंधस्को, जो भी हो निहाल, लेकिन अवनी मुझे प्यार बहुत करती है। नील को कुछ याद आया और उसने निहाल को देखकर कहा, अंधस्को, तेरी कबूतरी का क्या चक्कर है? कहाँ था तू कल रात? निहाल नील की बात को इग्नोर करके कमरे से जाने लगा और बोला, अंधस्को, अवनी ने तुझे फ्रेश होने के लिए कहा है, नहा धो ले फिर नाश्ता कर लिया, जमाई सा। नील ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा, अंधस्को, तेरी कबूतरी का पता तो लगाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद नील, निहाल, अवनी सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। अवनी ने नील के लिए बहुत सारी अलग अलग डिश बनाई थी। नील नाश्ता कर रहा था, लेकिन अवनी नील को स्पेशल अटेंशन दे रही थी। अवनी बार बार कहती, नील आप ये खाइए ना, नीला आप इसे खाइए ना। निहाल नाश्ता करते हुए एक बार नील को देखता और एक बार सीमा को। निहाल के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे क्योंकि सीमा बहुत ज्यादा गुस्से में अवनी और नील को देख रही थी। सीमा जैसे तैसे करके अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। निहाल ने भी सीमा को चिढ़ाने के लिए कहा, अंधस्को, हाँ नील जीजू खाए ना, आखिर आप इस घर के होने वाले जमाई हो। नील ने हैरानी से निहाल को देखा, जीजू? निहाल ने नील की तरफ आंख मार दी। अवनी ने नील को अच्छे से नाश्ता करवाया। नील टेबल से उठते हुए सुधीर को देखकर बोला, अंधस्को, अंकल जी मैं चलता हूँ। सुधीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनी ने निहाल को इशारा किया। निहाल ने अवनी को देखकर हाँ में गर्दन हिलाई। निहाल ने कहा, डैड, नील, मतलब नील जीजू, पहली बार हमारे घर आया है, मतलब आपके जमाई सा पहली बार घर आए हैं तो आप नील को कुछ देंगे नहीं? सुधीर ने कहा को, अच्छा हाँ, नील बेटा एक सेकंड के लिए रुको। सुधीर अंदर गया और एक वॉच लेकर आया। सुधीर ने वह घड़ी नील को देते हुए कहा, अंधस्को, बेटा तुम पहली बार हमारे घर आए हो, इसीलिए ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। नील ने घड़ी ले तो ली, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। नील को थोड़ी शर्म आ रही थी। निहाल को हंसी। निहाल ने फिर से नील के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंधस्को, रख लीजिए जीजू, शर्माने वाली बात नहीं है। नील ने निहाल के कान में धीरे से कहा, अंधस्को, मैं तुझसे चुन चुन कर बदला लूंगा, याद रखियो। नील ने अवनी को बाय बोला और घर से निकल गया। अवनी ने सुधीर को देखा और बोली, अंधस्को, डैड मैं नील को बाय बोल कर आती हूँ। इतना कहकर अवनी नील के पीछे पीछे चली। नील गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अवनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंधस्को, जा रहे हो? नील ने अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रखकर कहा, अंधस्को, तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा। अवनी ने नील के बटन से खेलते हुए कहा, अंधस्को, ये जो आपके हाथ में घड़ी है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कीमती, इसे खोना मत। नील ने वह घड़ी देखा और बोला, अंधस्को, ऐसा क्या है इस घड़ी में? डन। CH 132
सिंड्रेला की कहानी सच होती है? निहाल ने फिर से नील के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, रख लीजिए जीजू, शर्माने वाली बात नहीं है। नील ने निहाल के कान में धीरे से कहा, अंडस्को, मैं तुझसे चुन चुन कर बदला लूंगा, याद रखियो। नील ने अवनी को बाय बोला और घर से निकल गया। अवनी ने सुधीर को देखा और बोली, अंडस्को, डैड मैं नील को बाय बोल कर आती हूँ। इतना कहकर अवनी नील के पीछे पीछे चली। नील गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अवनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, जा रहे हो? नील ने अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को, तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा। अवनी ने नील के बटन से खेलते हुए कहा, अंडस्को, ये जो आपके हाथ में घड़ी है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कीमती, इसे खोना मत। नील ने वो घड़ी देखा और बोला, अंडस्को, ऐसा क्या है इस घड़ी में? अब आगे। अवनी ने अपना सर नील के सीने पर रख लिया और अपना एक हाथ नील के उस हाथ में उलझा लिया जिसमें घड़ी थी। अवनी ने कहा, अंडस्को, ये देखो, जब आप मेरे 100 मीटर के दायरे में रहोगे तो ये घड़ी और मेरा मोबाइल दोनों एक साथ वाइब्रेट करेंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे आसपास ही हो। नील ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा, मतलब जासूसी करने का नया तरीका। अवनी ने थोड़ा नाराज होकर नील के सीने पर मारते हुए कहा, अंडस्को, मैं आपकी जासूसी करूंगी, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना कहकर अवनी अंदर आने लगी तो नील ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर सर से सर जोड़कर बोला, तुम्हारी नाराजगी में भी कितना प्यार है, कहाँ से लाती हो इतना प्यार? इतना सारा प्यार बस मेरे लिए ही इकट्ठा किया हुआ है? अवनी ने धीरे से नील के गाल पर किस करके कहा, अंडस्को, आप नहीं जानते हैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा। इतना कि मैं 1 मिनट भी आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। कनाडा जा रही हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि कितनी मजबूर होकर जा रही हूँ। अगर काम ना होता तो कभी ना जाती। नील ने कहा, अंडस्को, बस अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जाओ और जल्दी से आओ, फिर दोनों मिलकर सुहागरात मनाएंगे। अवनी ने नील के सीन पर मारकर कहा, अंडस्को, पहले शादी तो हो जाए। नील ने कहा, अंडस्को, हाँ सॉरी, शादी तो मैंने स्किप ही कर दी, पहले शादी करेंगे फिर सुहागरात मनाएंगे। नील ने अवनी की तरफ आइस ब्लिंक की ओर गाड़ी में बैठकर चला गया। अवनी नील को बाय करके जैसे ही पलटी, निहाल खड़ा था। निहाल ने अवनी को चिढ़ाने के लिए गाना गुनगुनाया, चलो रे डोली उठाओ, कहारो पिया मिलन की रुत आई। अवनी ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, हाँ भैया बिल्कुल, कबूतरी की डोली जब उठेगी तब मैं यही गाना प्ले करवाऊंगी। इतना कहकर अवनी घर के अंदर चली गई और निहाल ने अवनी को हैरानी से देखकर कहा, अंडस्को, इस पर तो दिन पर दिन नील का रंग चढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ दिशा जब उठी तो शुभ उसकी गोद में ही सिर रखकर सो रहा था। दिशा ने धीरे धीरे शुभ का सिर अपने गोद से हटाया और बेड पर रख दिया। दिशा जाने लगी तो शुभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुभ ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, अंडस्को, आज संडे है, मेरे साथ लंच पर चलोगी? दिशा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अंडस्को, मुझे असाइनमेंट बनाना है, मैं बिजी हूँ। इतना कहकर दिशा जल्दी से शुभ के कमरे में चली गई। दिशा अपने कमरे में गई और रोने लगी। दिशा को अब ये बात खाए जा रही थी कि शुभ का और उसका कोई मैच नहीं है। दिशा जो शुभ के लिए फील करने लगी थी, वो उस फीलिंग को रोकना चाहती थी। दिशा शावर के नीचे खड़ी थी और मन ही मन खुद से कह रही थी, अंडस्को, दिशा रुक जा, दिशा ये डायरेक्शन गलत है, तू ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ शुभ प्रताप सिंह और कहाँ तू?
शुभ प्रताप सिंह के पास एक फैमिली है, बिजनेस है, स्टेटस है, और तू एक अनाथ जिसके पास अपने माँ बाप भी नहीं है, अपना सरनेम भी नहीं है। दिशा, तुझे तो ये भी नहीं पता तू कोई खानदानी लड़की है या किसी का पाप। दिशा लगातार हो रही थी और खुद को समझा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार किसी के समझाए नहीं समझता। प्यार का एहसास तो जब होता है तो होता ही चला जाता है। प्यार के एहसास को रोकना किसी के बस में नहीं है। दूसरी तरफ शुभ आज खुश था कि आज संडे है, उसे ऑफिस नहीं जाना। शुभ मन ही मन खुद से कह रहा था, अंडरस्को, आज कुछ भी हो जाए पिकाचू को लंच पर लेकर ही जाऊंगा, उसे चाइनीज फूड टेस्ट करवाऊंगा और उसकी चैन भी उसे दे दूंगा। फिर मेरी पिकाचू मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, मुझसे पट जाएगी, फिर मैं उसके लिए क्रूज पर पार्टी रखूंगा। उसका बर्थडे कब आता होगा? कोई बात नहीं, मैं आज उसका बर्थडे भी पूछ लूंगा, फिर उसके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर लूंगा, वही उसे प्रपोज कर दूंगा, फिर दादी से कहकर उससे सगाई कर लूंगा, फिर 3 साल बाद शादी। नहीं नहीं, 3 साल तो बहुत दूर हो गए, फिर 2 साल, नहीं नहीं, 2 साल भी बहुत दूर है, फिर अगले साल ही शादी कर लूंगा, फिर छोटे छोटे शुभ हमारे घर में घूमेंगे, कितना मजा आएगा। फिर मेरे बच्चे रुद्र भैया और नील भैया के पीछे पीछे बड़े पापा कहते हुए घूमेंगे। मैं सबसे फास्ट हो जाऊंगा, सबसे पहले मेरे बच्चे होंगे। क्या बात है शुभ, तेरे तो सपने ही अलग है। शुभ अपने में ही कहकर खुश हो रहा था। इस बात से अनजान की दिशा उसे अपने करीब नहीं आने देगी। दिशा अपने ही कमरे में थी, वह नाश्ता करने भी नीचे नहीं गई। दूसरी तरफ किट्टू दिन पर दिन उदास होती जा रही थी। आज 3 हफ्ते हो गए थे रुद्र ने किट्टू को ना कॉल किया और ना ही मैसेज। किट्टू कॉल करती मैसेज करती तो वो रिप्लाई नहीं करता। इस मामले में रुद्र सच में हार्टलेस था। रुद्र इस बात से अनजान था कि जब वो किट्टू से मिलेगा तो किट्टू उसका क्या हाल करेगी। नव्या भी अपने कमरे में बैठकर निहाल के बारे में सोच रही थी। चाहे नव्या कितनी भी स्ट्रांग थी, लेकिन निहाल को इस हालत में देखकर उसे अंदर ही अंदर दुख हो रहा था। नव्या ने भी निहाल को कई मैसेज और फोन कर दिए थे, लेकिन निहाल ने नव्या के फोन और मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। नव्या ने अपना फोन बेड पर फेंक कर कहा, अंडरस्को, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो थोड़ा सा टाइम ही मांगा था। निहाल जी से वह भी नहीं दिया गया और अब खुद ही गुस्सा होकर बैठ गए। ना फोन रिसीव कर रहे हैं, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। हद हो गई, अगर मैं उनके घर इनकी बीवी बनकर चली गई तब तो यह मुझे तड़पा तड़पा कर मार देंगे। ये तो अभी से रिप्लाई नहीं करते। दूसरी तरफ दादी और नील कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। नील अपना संडे ज्यादातर दादा दादी के साथ ही बिताता था। दादी ने नील को देखकर कहा, अंडरस्को, तो आ गया तू मेरे पास चली गई अवनी कनाडा? नील ने दादी की गोद में सर रखकर कहा, अंडरस्को, और क्या दादी, मैं बैकअप प्लान लेकर चलता हूँ। अब जब तक अवनी नहीं आएगी मैं आपके साथ डेट पर जाऊंगा। दादी ने कहा, तो उसे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाएगा? नील ने कहा, अंडरस्को, दादी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जाऊंगा जरूर, उसकी फ्लाइट रात को है, चला जाऊंगा शाम को, तब तक अपनी चंद्रकला के साथ रहूंगा। दादी ने नील के बाल नोचते हुए कहा, अंडरस्को, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, मैं कोई तेरा सेकंड ऑप्शन हूँ। कि अवनी नहीं होगी तो तू मेरे पास आ जाएगा, खड़ा हो जा यहाँ से। लेकिन नील दादी के मामले में बहुत स्थिर था। नील दादी की गोद से उठा ही नहीं। नील ने दादी की बात इग्नोर करते हुए कहा, अंडरस्को, वैसे मेरी चांद, ये तो बताओ तुम्हारा संजय का पिताजी कहाँ है? दादी ने कहा, अंडरस्को, जाएंगे कहाँ, हवेली पर ही गए हैं। नील ने कहा, अंडरस्को, क्या बात है चंद्रकला, संजय के पिताजी हमेशा अकेले ही चले जाते हैं, आपको लेकर नहीं जाते।
ऐसा तो नहीं है उन्होंने चांद के साथ साथ कोई चांदनी भी पटा रखी हो और हवेली पर उसी से मिलने जाते हो? दादी कहीं शुभ की बात सच तो नहीं हमारा एक और हंसता खेलता परिवार हो और हमें पता ही ना हो? दादी ने फिर से नील के बाल नोचते हुए कहा, अंडस्को, तू इतना क्यों बोलता है? अब बुढ़ापे में वह चांदनी पटाएंगे। नील ने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, अंडस्को, आई। दादी, आप मेरे दादू को बुढ़ा बोल रही हो? दादी कुछ बोलती उससे पहले ही नील का फोन वाइब्रेट होने लगा। नील ने जेब से फोन निकाला तो इरिटेट होकर कहा, अंडस्को, यार दादी है धनराज अंकल भी ना जीने नहीं देते, कितना काम करवाते हैं। आज तो संडे है, आज तो मुझे जीने दे। नील इरिटेट होकर फोन लेकर एक कोने में रख सोफे पर बैठ गया। दादी अब बेड पर पैर लटका कर बैठी थी। दादी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही दिशा जल्दी से आई है और दादी की गोद में सर रखकर रोने लगी। दिशा को ऐसे रोता हुआ देखकर दादी की तो जैसे सांसें ही रुक गई। दादी ने हड़बड़ाहट में दिशा से पूछा, अंडस्को, क्या हुआ दिशा? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? शुभ ने कुछ कहा? मुझे बताओ, आज ही उसकी खाल उधेड़ देती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान करने लगा है तुम्हें, है कहाँ ये? बड़ा छोटा शेर बना फिरता है, आज बताती हूँ इसे। दादी ने चिल्लाकर शुभ को आवाज लगानी शुरू की। तभी दिशा ने रोते रोते कहा, अंडस्को, नहीं दादी, शुभ जी ने कुछ नहीं कहा। तब तक नील ने भी धनराज अंकल से बात कर ली थी। नील ने पलट कर देखा तो दिशा अब भी दादी के पैरों के पास बैठकर रो रही थी। नील ने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह समझता था कि शायद दिशा उसके सामने दादी से बात ना कर पाए और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए। इसीलिए नील सोफे पर चुपचाप बैठा रहा। दादी के बहुत पूछने पर दिशा ने रोते हुए कहा, अंडस्को, दादी, क्या सिंड्रेला की कहानी सच होती है? दादी को बात समझ नहीं आई, लेकिन नील समझ गया। नील मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, हो सकता है दिशा को कॉलेज में कोई अमीर लड़का मिल गया हो और वो इसे प्यार करता हो, लेकिन दिशा अमीर और गरीब की वजह से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करती हो। क्योंकि नील को नहीं पता था शुभ दिशा के पीछे पागल है और ना ही दादी ने नील को इस बारे में कुछ बताया था। अब तो भगवान ही जानता था नील और चंद्रकला में इस बात को लेकर कितनी लड़ाई होगी। दादी ने दिशा के सर पर हाथ फेर कर कहा, अंडस्को, दिशा बेटा, ठीक से बताओ क्या बात है? दिशा कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने कहा, अंडस्को, बच्चा मेरे पास आओ। नील की आवाज सुनकर दिशा की सांसें अंदर ही अंदर रुक गई। दिशा को नहीं पता था कि नील भी उसी कमरे में बैठा है। दिशा में गर्दन घुमा के देखी तो नील को देखकर थोड़ा सा घबरा गई। नील ने फिर कहा, बच्चा मेरे पास आओ। दिशा डरते हुए धीरे कदमों से नील के पास चली गई। जैसे ही दिशा नील के पास बैठी, किट्टू भागती हुई आई और दादी के गोद में सर रखकर रोने लगी। किट्टू भी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से उसकी रुद्र से कोई बात नहीं हुई। नील ने किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने गेट पर देखा जहां नव्या खड़ी थी। शायद वह भी किट्टू के उठने का इंतजार कर रही थी। नील ने दादी को देखकर छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, दादी, आज तो लाइन लगी हुई है। वह देखो नव्या गेट पर खड़ी है कि कब किट्टू उठे और कब वो आपको आकर गले लगाए। लगता है दादी, मार्केट में बहुत डिमांड है आपकी। दादी ने किट्टू को चुप करवाते हुए कहा, अंडस्को, क्या हुआ? रुद्र के लिटिल खरगोश, उस गधे की याद आ रही है? अच्छा मेरे लिटिल खरगोश, नाराज मत हो। दिशा डरते हुए धीरे कदमों से नील के पास चली गई। जैसे ही दिशा नील के पास बैठी, किट्टू भागती हुई आई और दादी के गोद में सर रखकर रोने लगी। किट्टू भी फूट फूट कर रो रही थी,
क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से उसकी रुद्र से कोई बात नहीं हुई। नील ने किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने गेट पर देखा जहां नव्या खड़ी थी। शायद वह भी किट्टू के उठने का इंतजार कर रही थी। नील ने दादी को देखकर छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, दादी आज तो लाइन लगी हुई है। वह देखो नव्या गेट पर खड़ी है कि कब किट्टू उठे और कब वह आपको आकर गले लगाए। लगता है दादी मार्केट में बहुत डिमांड है आपकी। दादी ने किट्टू को चुप करवाते हुए कहा, अंडस्को, क्या हुआ? रुद्र के लिटिल खरगोश, उस गधे की याद आ रही है? अब आगे? किट्टू ने रोते रोते हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अपना सिर दादी की गोद से नहीं उठाया। दादी ने गुस्से में नील को देखा और बोली, अंडस्को, उसे फ़ोन मिला, जल्दी मिला उसे फ़ोन, आज उसकी खैर नहीं, उसने मेरी बहू को रुलाया है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, दादी फ़ोन पर क्या कर लोगी? जब आएगा तब दोनों सास बहू मिलकर पीटना उसे। अगर आप कहोगी तो 2-4 मैं भी टेक दूंगा। कितना मजा आएगा जब हम तीनों उसे पीटेंगे। दादी ने कहा, अंडस्को, तू उस कंजर को फ़ोन मिला पहले मैं उससे बात तो करूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई किट्टू का फ़ोन इग्नोर करने की? अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून समझता है। उसकी हड्डियां फ़ोन पर ही तोड़ दूंगी। नील ने रुद्र को फ़ोन मिला दिया, लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। नील ने 2-3 बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन रुद्र ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। नील ने दादी को देखकर कहा, अंडस्को, दादी वह फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, बाद में ट्राई करूँगा। दादी ने किट्टू को समझाते हुए कहा, अंडस्को, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, बस 1 हफ्ता तो रह गया। जब वह आएगा तो हम दोनों मिलकर उसकी खबर लेंगे। तू चुप हो जा, तू देखना उसे कितना मारती हूँ। किट्टू चुप हो गई। नव्या गेट पर खड़ी हुई, अब भी किट्टू के उठने का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से शुभ आ गया। शुभ जैसे ही आगे जाने को हुआ, नव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, दिख नहीं रहा लाइन लग रही है, लाइन तोड़कर आगे जाओगे? भाभी के बाद मेरा नंबर है, चुपचाप पीछे आकर खड़े हो जाओ। शुभ ने नव्या को देखकर कहा, अंडस्को, ओ तेरी, दादी की इतनी डिमांड कब से हो गई कि लाइन लगने लगी? तभी किट्टू उठ गई। शुभ भागता हुआ गया और दादी की गोद में सर रखकर बैठ गया। नव्या को गुस्सा आ गया। उसने शुभ की बाजू पकड़कर उसे उठाने लगी। नव्या शुभ को खींचते हुए बोली, अंडस्को, दादी से पहले मैं आई थी। दादी इसे उठाओ, दादी प्लीज ना इसे कहो यह उठेगा। लेकिन शुभ एक विशालकाय शरीर था, वो नव्या से हिला भी नहीं। नव्या और शुभ आपस में लड़ रहे थे। तभी नील का फोन वाइब्रेट हुआ। फोन वीडियो कॉल था और रुद्र का था। नील ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, बच्चा आ गया, उस कंजर का फोन। नील ने फोन रिसीव करके कहा, अंडस्को, तो मिस्टर अमेरिका, अमेरिका इतना पसंद आ गया कि बच्चा को एक बार कॉल भी नहीं किया। दादी ने नील से फोन लेते हुए कहा, अंडस्को, मुझे दे, जरा मैं पूछती हूँ। दादी ने फोन नील से ले लिया। दादी ने रुद्र को गुस्से में देखा और बोली, अंडस्को, हाँ तो क्या कर रहा है तू? जो तेरे पास 5 मिनट भी नहीं है किट्टू के लिए? रुद्र ने कहा, अंडस्को, दादी शांत हो जाओ, सच में बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। नील से पूछ लो, उसे बता कर गया था कितना जरूरी काम है। नील दादी के पीछे आकर बोला, अंडस्को, अबे मुझे क्यों फंसा रहा है? मैं किट्टू और दादी की टीम में हूँ, तेरी टीम में नहीं हूँ। रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, किट्टू और दादी भी मेरी टीम में ही है, समझा? तू ज्यादा स्मार्ट मत बन। दादी ने कहा, अंडस्को, पहले तुम मुझे ये बता किट्टू को फोन क्यों नहीं किया? उस लड़की की रो रो कर बुरी हालत है और तू है कि ना उसे फोन करता और ना मैसेज। रुद्र ने कहा,
अंडरस्कोर दादी बताया तो मेरे पास में टाइम नहीं है। दादी ने गुस्से में कहा अंडरस्कोर टाइम नहीं है मतलब तू क्या सुसु पॉटी नहीं जाता, खाना नहीं खाता, इन सब के लिए टाइम निकालता है ना, लेकिन किट्टू से बात करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। रुद्र में एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा अंडरस्कोर दादी सबके सामने क्या बोल रही हो। दादी ने कहा अंडरस्कोर किट्टू को फोन दे रही हूँ, अब शांति से अच्छे से बात कर ले उससे, वरना रुद्र तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। किट्टू भी नहीं। दादी ने फोन किट्टू को पकड़ा दिया। किट्टू ने नम आंखों से फोन लिया। किट्टू के जस्ट पीछे दिशा बैठी थी। रुद्र ने दिशा को देखकर कहा दिशा तुम ठीक हो। किट्टू को गुस्सा आ गया। उसने फोन दिशा के हाथ में रखा और अपने कमरे में चली गई। दिशा ये सब देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि किट्टू ये सब क्यों किया। नील और शुभ एक साथ बोले अंडरस्कोर यह क्या किया रुद्र ने, बीवी को नाराज कर दिया, अब तो उसकी बीवी उसकी टांगें तोड़कर ही रहेगी। दिशा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने फोन दादी के हाथ में रख दिया। दादी ने गुस्से में कहा अंडरस्कोर कर दिया उसे नाराज, दिशा की फिक्र है तुझे लेकिन किट्टू की नहीं। रुद्र ने कहा अंडरस्कोर दादी आप जानती हैं कि दिशा भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दादी ने कहा अंडरस्कोर लेकिन दिशा तेरे लिए रो नहीं रही, किट्टू रो रही है, उससे तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। दिशा बिल्कुल ठीक है, हम सब हैं दिशा के साथ। समझ नहीं आता उस मासूम से बच्चे को तेरे अंदर क्या दिखाई देता है जो तेरे लिए इतना रोती है। तेरी शादी तो किसी चुड़ैल से कर देनी चाहिए थी। तू किसी चुड़ैल को ही डिजर्व करता है, किट्टू जैसी परी को नहीं। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा अंडरस्कोर अच्छा दादी फोन रखता हूँ, किट्टू से बात कर लेता हूँ। दिशा दादी के कमरे से जाने लगी। नील दिशा को रोकना चाहता था लेकिन नील सबके सामने दिशा से बात नहीं करना चाहता था। दिशा दादी के कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया तक ही गई थी कि नील ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा अंडरस्कोर बच्चा रुको, तुमसे बात करनी है। दिशा की सांसें फिर रुक गई। दिशा जानती थी कि नील से क्या पूछेगा। दिशा पलट गई और नील की तरफ बिना देखे बोली अंडरस्कोर जी भैया क्या काम था। नील ने कहा अंडरस्कोर देखो दिशा, सिंड्रेला की कहानी सच होती है, बस तुम अपने और अपने प्यार पर भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग सच्चा है तो तुम्हें अपने आप को नहीं रुकना चाहिए, बस तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। अगर वो लड़का तुम्हारे साथ लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तो तुमसे प्यार करता है। नील की बात सुनकर दिशा को कहीं ना कहीं तसल्ली तो हुई लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। दिशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ शुभ ने दादी से कहा अंडरस्कोर दादी दिशा के साथ डेट पर जाना कुछ करो ना। दादी ने कहा अंडरस्कोर आज दिशा का मन ठीक नहीं है, सुबह रो रही थी, आज रहने दो फिर कभी चले जाना। शुभ ने मुंह बनाते हुए कहा अंडरस्कोर क्या दादी इतनी मुश्किल से तो संडे आता है, पूरे 7 दिन बाद आप कह रही हो फिर कभी चले जाना। दादी ने शुभ का सिर अपनी गोद से उठाते हुए कहा अंडरस्कोर कभी कभी बात मान भी लिया करो। तुम घर में ही कुछ ऐसा कर लो जिससे दिशा का मूड ठीक हो जाए, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। शुभ ने हाँ में गर्दन हिलाई और दादी की तरफ आंख मार दी। शुभ फिर अपने कमरे में चला गया। किट्टू अपने कमरे में लगातार हो रही थी। किट्टू को रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र किट्टू को कॉल कर रहा था लेकिन किट्टू ने गुस्से में रुद्र का फोन रिसीव नहीं किया। रुद्र ने किट्टू को मैसेज किया, किट्टू ने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। रुद्र लगातार वीडियो कॉल कर रहा था लेकिन किट्टू रोए जा रही थी। फाइनली किट्टू ने अपने आंसू पोंछे और फोन उठा लिया।
रुद्र ने किट्टू को रोता हुआ देखा तो नाराज होकर कहा, अंडस्को, किट्टू क्या हालत बना ली अपनी। मैं क्या हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गया, जो तुमने रो रो कर इतना बुरा हाल कर लिया अपना। किट्टू ने रुद्र की बातों का रिएक्ट नहीं किया। रुद्र ने कहा, अंडस्को, अच्छा मेरे लिटिल खरगोश, नाराज मत हो, एक गुड न्यूज़ है, मैं अगले हफ्ते नहीं 3 दिन बाद ही आ रहा हूँ। ये सुनते ही किट्टू के चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी, लेकिन वो अपनी मुस्कान को कंट्रोल कर रही थी। रुद्र ने किट्टू को देखा और मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, आए आए आए, मेरे खरगोश के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों रोक रही हो। आने दो, मैं भी तो देख लूं, कितने दिन हो गए मैंने अपने खरगोश को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। रुद्र की बात सुनकर किट्टू मुस्कुराने लगी। रुद्र ने कहा, अंडस्को, किट्टू बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, अब सीधा 3 दिन बाद मुलाकात होगी, रोना मत, बस 3 दिन और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और फोन कट कर दिया। रुद्र ने फोन कट करके पीछे पलटकर कहा, अंडस्को, हाँ तो आंटी आपने बताया नहीं नील इंडिया कैसे आया। रीना माहेश्वरी ने कहा, अंडस्को, पहले तुम बताओ, तुम अपनी बीवी को इतना क्यों तड़पाते हो। एक बार तो उसे फोन कर ही सकते हो, बेचारी छोटी सी तो है, तुम्हारे लिए कितना रोती है, अब नाराज हो गई तुमसे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, आंटी वो मुझसे नाराज नहीं रहती, हो ही नहीं सकती, उसने मेरी इतनी बड़ी गलती भी बहुत आराम से माफ कर दी, उसे बस मेरा प्यार चाहिए और मैं बिजी रहता हूँ कि उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। खैर आंटी आप बताइए आगे क्या हुआ। रीना महेश्वरी ने कहा, अंडस्को, कुछ महीनों बाद अनीता ने नील को जन्म दिया। नील बिल्कुल संजय जैसा दिखता था। अनीता की प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, उसे डॉक्टर ने बच्चा कैरी करने के लिए मना किया था, लेकिन वह नहीं मानी। वो संजय के अंश को इस दुनिया में लाना चाहती थी और अपनी विल पावर लेकर भी आई। धीरे धीरे नील बड़ा होता चला गया और अनीता की तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई। अनीता के डेली चेकअप होते थे, डेली मेडिसिन खाती थी, इंजेक्शन लगते थे। अनीता जैसे तैसे अपने बच्चे के साथ वक्त बिता रही थी। जब अनीता को लगा कि अब वह नील के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी तो उसने मुझे कहा। फ्लैशबैक। अनीता ने कहा, अंडस्को, रीना, नील अब कुछ महीने बाद 3 साल का हो जाएगा, अब वह धीरे धीरे बोलने भी लगा है। मेरी तबीयत के बारे में तुम जानते ही हो, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने ही सरवाइव कर पाऊंगी। तुम एक बार संजय को अमेरिका बुला दो। कुलदीप भी अनीता, रीना के पास ही बैठा था। कुलदीप कुछ बोलने वाला था, तभी रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीना ने कहा, अंडस्को, तुम परेशान मत हो, मैं और कुलदीप तुम्हारे साथ है, हम संजय को जल्दी अमेरिका बुलाएंगे। अनीता जब से बीमार हुई थी तब से रीना और कुलदीप ही उसका ध्यान रख रहे थे। अनीता कुलदीप की बात सुनकर कमरे में चली गई। कुलदीप ने रीना से कहा, अंडस्को, तुमने बताया क्यों नहीं कि उसने संध्या से शादी कर ली। रीना ने कहा, अंडस्को, कुलदीप उसकी हालत देखो, जहां वह 3 महीने जिएगी, 3 दिन भी नहीं जी पाएगी। बेशक वो संजय के लिए एक अच्छी लाइफ चाहती थी, लेकिन कोई भी बीवी जीते जी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बस संजय को अमेरिका बुलाने की तैयारी करो, जैसी भी हो जल्द से जल्द संजय को बुलाओ। CH-134, यह मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे और मेरी सांसें रोक देंगे। कुलदीप कुछ बोलने वाला था, तभी रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीना ने कहा, अंडस्को, तुम परेशान मत हो, मैं और कुलदीप तुम्हारे साथ है, हम संजय को जल्दी अमेरिका बुलाएंगे। अनीता जब से बीमार हुई थी तब से रीना और कुलदीप ही उसका ध्यान रख रहे थे। अनीता कुलदीप की बात सुनकर कमरे में चली गई। कुलदीप ने रीना से कहा,
अंडरस्को, तुमने बताया क्यों नहीं कि उसने संध्या से शादी कर ली? रीना ने कहा। अंडरस्को, कुलदीप उसकी हालत देखो, जहां वह 3 महीने जिएगी, 3 दिन भी नहीं जी पाएगी। बेशक वो संजय के लिए एक अच्छी लाइफ चाहती थी, लेकिन कोई भी बीवी जीते जी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बस संजय को अमेरिका बुलाने की तैयारी करो। जैसी भी हो जल्द से जल्द संजय को बुलाओ। अब आगे, कुलदीप ने कहा। अंडरस्को, क्या कहकर बुलाऊंगा? रीना ने कहा। अंडरस्को, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता होगा। झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन संजय को अमेरिका बुलाओ। कुलदीप ने कहा। अंडरस्को, रीना कल ही उसकी शादी हुई है। संध्या को ऐसे छोड़कर अमेरिका आएगा तो पता नहीं संध्या क्या सोचेगी। रीना ने कहा। अंडरस्को, इस वक्त संध्या की सोच से ज्यादा अनीता की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नील संजय की अमानत है और हमें संजय को नील से मिलवाना है। रीना और कुलदीप दोनों ने डिसाइड किया कि वो संजय को अमेरिका बुला लेंगे। कुलदीप ने झूठ बोलकर संजय को अमेरिका बुला लिया। संजय, रीना और कुलदीप तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे। रीना और कुलदीप में संजय को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों संजय को अनीता के बारे में बताने की हिम्मत जुटा रहे थे। तभी नील भागता हुआ आया और संजय की पेंट पकड़कर बोला, हेलो पापा। संजय ने एक नज़र नील को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजय ने नील को गोद में बिठा लिया और कहा, अंडरस्को, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। नील 2.8 साल का था। नील ने हंसते हुए कहा, कुकी मैं आपका बेटा हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। नील की बात सुनकर संजय तेज तेज हंसने लगा, क्योंकि नील बचपन में बहुत ज्यादा क्यूट और स्वीट था। संजय ने नील के गाल पर किस करके कहा, अंडरस्को, रीना तुम्हारा बेटा तो बहुत शरारती है और कितना क्यूट है। और यह क्या सिखाया है तुमने अपने बेटे को? ये कुलदीप की जगह मुझे पापा क्यों बोल रहा है? संजय इस वक्त नील के साथ खेलकर बहुत खुश था। संजय नील को अपनी प्लेट में से ही खाना खिलाने लगा और नील भी खुश होकर खाना खाने लगा। कुलदीप ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, यह नील है, ये हमारा बेटा नहीं है। संजय ने नील के गालों पर किस करके कहा, अंडरस्को, तो किसका बेटा है? लेकिन है बहुत प्यारा, बहुत स्वीट। मेरे माँ पिताजी इससे मिलेंगे तो मुझे भी ऐसा ही बेटा पैदा करने के लिए कहेंगे। रीना ने कहा, अंडरस्को, संजय ये तुम्हारा और अनीता का बेटा है। ये सुनते ही संजय के हाथ जो खाना खा रहे थे वहीं रुक गए। रीना की आंखों में आंसू थे। कुलदीप के अंदर संजय को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन संजय को बताना तो पड़ता। रीना और कुलदीप ने दोनों ने मिलकर धीरे धीरे संजय को सब कुछ बता दिया। संजय जैसे जैसे रीना और कुलदीप की बात सुन रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों में पानी बहता जा रहा था। संजय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, अनीता कहाँ है? रीना ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारे आने से पहले वह हॉस्पिटल गई थी। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वही एडमिट हो गई। संजय खड़ा हो गया और कहने लगा, अंडरस्को, कुलदीप प्लीज मुझे अनीता के पास ले चलो। अगले ही पल संजय नील को गोद में लेकर अनीता के पास खड़ा था। अनीता की हालत बहुत बुरी थी, आंखों में डार्क सर्कल थे, चेहरे पर उदासी, कमजोर बहुत ज्यादा हो गई थी। संजय ने नील को रीना को दिया और अनीता को गले लगा लिया। संजय अनीता को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगा। संजय धीरे धीरे अनीता के बेड पर ही लेट गया और अपना सर अनीता की गोद में रख लिया। संजय के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और अनीता एक्सप्लेनेशन देने की हालत में नहीं थी। करीब 2 घंटे तक उन दोनों के बीच चुप्पी रही। संजय चुप तो हो गया था, लेकिन वो अनीता की गोद से उठा नहीं।
फाइनली अनीता ने चुप्पी तोड़ते हुए संजय के सर पर हाथ फेर कर कहा, अंडरस्को, अपनी अनीता को माफ नहीं करोगे? संजय की आंखें फिर से नम हो गई और उसने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई अनीता? तुम एक बार नहीं सोचा तुम्हारा संजय तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? अनीता ने कहा, अंडरस्को, संजय मैं चली जाऊंगी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम मेरे प्यार में ही फंसे रहते, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, बस तुम्हें वहीं देनी थी। संजय ने कहा, अंडरस्को, अनीता मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी, हम एक अच्छी फैमिली बनाएंगे। अनीता ने कहा, अंडरस्को, मैं नहीं बच सकती संजय, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई है, इसीलिए तुमसे दूर भागती थी, लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने हार मान गई। संजय अनीता में थोड़ी बातें हुई, तभी एक डॉक्टर आया और कहने लगा, अंडरस्को, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, आप सब बाहर चले जाइए। संजय ने कहा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कुलदीप समझ गया और उसने डॉक्टर को बाहर लाकर समझा दिया। उस दिन से संजय हॉस्पिटल में ही ज्यादा से ज्यादा वक्त अनीता के पास रहता, अनीता के बालों को संवारता था, अनीता के कपड़े चेंज करता था, अनीता को टैबलेट देता था। संजय नर्स को अनीता को हाथ लगाने ही नहीं देता था, संजय ही अनीता की बेसिक नीड से लेकर हर जरूरत पूरी करता था। अनीता भी संजय का साथ पाकर खुश रहती थी। इसी बीच नील भी संजय से काफी हद तक घुल मिल गया। संजय ने इस बीच संध्या से कभी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अनीता के आखिरी दिनों में अनीता को हर्ट नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम बीत गया। ये 3 महीने संजय और अनीता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। अनीता को तो महसूस ही नहीं हुआ कि 3 महीने कब बीत गए। एक दिन अनीता ने संजय से कहा, अंडरस्को, संजय मुझे गले लगा लो। संजय ने अनीता को गले लगा लिया। संजय की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय समझ गया था कि वो आखिरी बार अनीता को गले लगा रहा है। संजय ने अगले ही पर महसूस किया कि अनीता की सांस रुक गई है। फ्लैशबैक एंड रुद्र की आंखों में भी पानी था और रीना तो फूट फूट कर रोने लगी। रीना ने करीब 10 मिनट बाद अपने आंसू पोंछे। रीना ने आगे कहा, अंडरस्को, करीब 3 घंटे तक संजय अनीता की लाश को अपने गले लगाए बैठा रहा। संजय रोया नहीं, ना कोई रिजेक्ट कर रहा था। मुझे और कुलदीप को टेंशन होने लगी। कुलदीप ने बड़ी मुश्किल से संजय और अनीता को अलग किया। संजय अनीता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने और कुलदीप ने बड़ी मुश्किल से संजय को रियलाइज कराया कि अनीता मर चुकी है। तब कहीं जाकर अनीता की मौत के 4 घंटे बाद संजय की आंखों में आंसू आए। रुद्र, ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाएं जो संजय ने देखे हैं। वो दिन याद करके मैं आज भी रो पड़ती हूँ, जब मैंने संजय की ऐसी हालत देखी थी। मैंने और कुलदीप ने बड़ी मुश्किल से संजय से अनीता की चिता को अग्नि दिलवाई। अनीता की मौत के बाद 10 दिन तक संजय हमारे घर रहा। इस बीच ना संजय ज्यादा किसी से बात करता, ना ही अपने घर से आए हुए फोन रिसीव करता, बस सारा दिन नील के साथ ही खेलता रहता। फाइनली कुछ दिनों बाद कुलदीप ने संजय से कहा, अंडरस्को, संजय इंडिया वापस चले जाओ, तुम्हारी फैमिली और संध्या तुम्हारा वेट कर रही है। तुम्हारी शादी अभी हुई है, अगर तुम संध्या से ऐसे दूर रहोगे तो संध्या और तुम्हारे बीच झगड़े बढ़ जाएंगे। संध्या तुम्हें गलत समझने लगेगी। संजय इस कदर टूट गया था कि उसका इंडिया जाने का मन नहीं था, लेकिन कुलदीप की बात सच थी। उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। फाइनली संजय नील को लेकर इंडिया वापस चला गया। रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, आगे की कहानी धनराज अंकल बताएंगे।
तभी कुलदीप भी आ गया। रीना ने कुलदीप से रुद्र का इंट्रोडक्शन कराया। कुलदीप ने रुद्र को देखा तो कुलदीप की आंखों में भी पानी आ गया। कुलदीप ने रुद्र को गले लगा लिया। कुलदीप ने कहा, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कुलदीप और रुद्र ने एक दूसरे से थोड़ी बातें की। फिर रुद्र ने कुलदीप और रीना के पैर छुए, फिर उनके घर से चला गया। इंडिया में संडे था तो सब गार्डन में बैठे हुए थे, लेकिन सबके दिमाग में अपनी अपनी टेंशन ही घूम रही थी। शुभ ने कहा, अंडस्को, चलो किट्टू भाभी आपको बाइक चलाना सिखाता हूँ। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने शुभ के सिर पर एक मारकर कहा, अंडस्को, हाथ पैर मत तोड़ दियो, वरना रुद्र तुझे तोड़ देगा। शुभ ने कहा, अंडस्को, अरे नहीं भैया, मैं भाभी को आज अच्छे से बाइक चलाना सिखा दूंगा। इतना कहकर शुभ ने किट्टू का हाथ पकड़ा और अपनी बुलेट के पास ले आया। शुभ ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और किट्टू को बैठने का इशारा किया। किट्टू शुभ की बुलेट पर बैठ गई। शुभ किट्टू के पीछे बैठ गया। नव्या उन दोनों की वीडियो बना रही थी। शुभ किट्टू का बाइक चलाना सिखा रहा था और किट्टू भी काफी हद तक बाइक चलाना सीख गई थी। शुभ ने किट्टू के कान में कहा, अंडस्को, भाभी अब मैंने आपको बाइक चलानी सिखा दी है। अगले संडे तक आप अच्छे से सीख जाओगी, फिर आप भाई को बाइक पर बैठाकर पूरे राजस्थान का चक्कर लगाना। शुभ की बात सुनकर किट्टू खुश हो गई। शुभ ने कहा, अंडस्को, भाभी मैंने आपको बाइक चलानी सिखाई, आप भी मेरा एक काम करो ना, दिशा से कहो ना, वह भी बाइक चलाना सीख लेगी। मैं दिशा को भी बाइक चलाना सिखा दूंगा, समझ रही हो ना? मुझे दिशा से प्यार हो गया, प्लीज मेरी सेटिंग करा दो, आपकी तो कितनी अच्छी दोस्त है। अब जाकर किट्टू को समझ आया कि शुभ उसे बाइक चलाना क्यों सिखा रहा है। किट्टू ने हैरानी से शुभ को देखा। शुभ ने कहा, अंडस्को, अरे भाभी समझ जाओ ना, प्लीज कह दो ना दिशा से, वह भी बाइक चलाना सीख लेगी। फिर वह भी मुझे राजस्थान का चक्कर लगाएगी। हाय कितना रोमांटिक होगा ना भाभी। दिशा बाइक चला रही है, मैं उसके पीछे बैठा हूँ, मैंने उसे पीछे से बाहों में पकड़ा हुआ है। शुभ अपने में ही कहकर खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद किट्टू बाइक से उतर गई। किट्टू ने दिशा के पास जाकर इशारों में बोली, अंडस्को, दिशा तुम भी बाइक चलाना सीख लो। दिशा ने कहा, अंडस्को, नहीं किट्टू, वो बहुत भारी है, मुझसे नहीं संभाली जाएगी, मैं गिर जाऊंगी, और मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता, मैं इतनी भारी बुलेट कैसे चलाऊंगी। नव्या ने कहा, अंडस्को, शुभ है ना तुझे संभालने के लिए, शुभ तुझे भी चलानी सिखा देगा, जा सीख ले। शुभ ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, बहन हो तो नव्या जैसी, इतनी अच्छी है मेरी बहन, डोंट वरी नव्या, बहुत जल्दी दिशा को तेरी भाभी बनाऊंगा। दादी ने भी कहा, अंडस्को, दिशा सीख ले, शुभ सिखा देगा, आज संडे है थोड़ी मस्ती कर लो। अकेला नील था जिसने नहीं कहा कि दिशा शुभ से बाइक चलाना सीख ले। नील बस सबकी बातें सुन रहा था और सबकी बातें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली सबके इतना कहने पर दिशा ना चाहते हुए भी शुभ के पास चली गई। दिशा ने कांपते हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ा और शुभ की तरफ देखने लगी, तो शुभ ने एक शरारत सी मुस्कान पास की और दिशा को आंख मार दी। दिशा की सांसें रुक गई। दिशा ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, यह मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे और मेरी सांसें रोक देंगे। दिशा तो घबराहट और शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। शुभ ने दिशा को देखकर कहा, अंडस्को, दिशा बैठो। दिशा ने एक बार दादी को देखा और दादी ने इशारों में कहा, हाँ बैठ जाओ। दिशा बाइक पर बैठ गई। शुभ दिशा के पीछे बैठ गया। आप मेरे साथ शरारत करेंगे?
अकेला नील था जिसने नहीं कहा कि दिशा शुभ से बाइक चलाना सीख ले। नील बस सबकी बातें सुन रहा था और सबकी बातें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली सबके इतना कहने पर दिशा ना चाहते हुए भी शुभ के पास चली गई। दिशा ने कांपते हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ा और शुभ की तरफ देखने लगी, तो शुभ ने एक शरारत सी मुस्कान पास की और दिशा को आंख मार दी। दिशा की सांसें रुक गई। दिशा ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, यह मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे और मेरी सांसें रोक देंगे। दिशा तो घबराहट और शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। शुभ ने दिशा को देखकर कहा, अंडस्को, दिशा बैठो। दिशा ने एक बार दादी को देखा और दादी ने इशारों में कहा, हाँ बैठ जाओ। दिशा बाइक पर बैठ गई। शुभ दिशा के पीछे बैठ गया। अब आगे। दिशा ने कांपते हाथों से बाइक का एक हैंडल पकड़ा। शुभ ने अपना हाथ दिशा के हाथ पर रख दिया। दिशा के शरीर में कंपन सी दौड़ गई। दिशा ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और अपना सलाइवा घटक कर दूसरा हाथ भी बाइक के दूसरे हैंडल पर रखा। शुभ ने अपना दूसरा हाथ बाइक के हैंडल पर दिशा के हाथ के ऊपर रखा। शुभ ने जानबूझकर अपनी चिन दिशा की कंधे पर रख दी। दिशा की बॉडी में सिरहन सी दौड़ गई। दिशा के रोंगटे खड़े हो गई। दिशा ने अपना कंधा झटकते हुए कहा, अंडस्को, मुझे नहीं सीखना बाइक चलाना, मुझे उतरना है। लेकिन शुभ में दिशा के दोनों हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। शुभ ने धीरे से दिशा के कान में कहा, अंडस्को, पिकाचू, बाइक तो मैं तुम्हें आज चलानी सिखाकर ही रहूंगा। दिशा ने धीरे से कहा, अंडस्को, मुझे नहीं सीखनी, आप बाइक नहीं सिखाएंगे, आप मेरे साथ शरारत करेंगे। शुभ ने दिशा के बालों को स्मेल करते हुए कहा, अंडस्को, तुम तो बहुत अच्छे से जानती मुझे कि मैं तुम्हारे साथ शरारत करूंगा। दिशा ने धीरे से कहा, अगर आप शरारत करेंगे तो मैं दादी से कह दूंगी। शुभ ने अपनी गर्दन दोबारा दिशा के कंधे पर रखकर कहा, क्या कहोगी दादी से? दिशा ने कहा, अंडस्को, यही कि आप मेरे साथ शरारत करते हैं। शुभ ने दिशा के हाथों पर अपना हाथ रब करते हुए कहा, अंडस्को, और मैं क्या शरारत करता हूँ? दिशा ने कहा, अंडस्को, आप मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, फिर मेरी कमर पर हाथ रखते हैं और फिर मुझे किस कर लेते हैं। दिशा की मासूमियत पर शुभ को बहुत प्यार आ रहा था। शुभ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। शुभ ने कहा, अंडस्को, ठीक है, जाओ बोल दो दादी को कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। दिशा में एक नज़र दादी को देखा जो नव्या और किट्टू से बात करने में बिजी थी। दिशा ने फिर नील को देखा जो अपने फोन में बिजी था। दिशा ने किलसते हुए कहा, शुभ जी, आप बहुत परेशान करते हैं, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे, अब सिखाइए। शुभ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शुभ धीरे धीरे दिशा को बाइक चलाना सिखाने लगा। थोड़ी देर घबराने के बाद दिशा भी नॉर्मल होने लगी और उसे बाइक चलाने में इंटरेस्ट आने लगा। शुभ बीच बीच में कभी दिशा के गाल पर किस कर लेता, कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसकी बैक पर। दिशा ये सब चुपचाप सह रही थी, लेकिन उसे शुभ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिशा ने बाइक चलाते हुए थोड़ा इरिटेट होकर कहा, अंडस्को, शुभ जी, आप ऐसे परेशान करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम गिर जाएंगे, हड्डियां टूट जाएगी हमारी। शुभ ने कहा, अंडस्को, डोंट वरी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और गिरोगे भी तो सिर्फ मेरे ऊपर, हड्डी टूटेगी तो सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं। शुभ की बातें दिशा को इफेक्ट करती थी। कहीं ना कहीं शुभ का छेड़ना, शुभ का परेशान करना, शुभ की बेशर्मी दिशा को अच्छी लगती थी। करीब 1.5 घंटा शुभ दिशा को बाइक सिखाता रहा। रात होने वाली थी।
नील उठा और दादी से बोला, अंडस्को, दादी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अवनी को छोड़ने। नील ने अपनी गाड़ी निकाली और एयरपोर्ट चला गया। किट्टू और नव्या भी घर के अंदर चले गए। दादी गार्डन में ही बैठी रही। शुभ दिशा को बाइक चलाने में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि नील जा चुका है। दिशा भी इंटरेस्ट लेकर बाइक चलाना सीख रही थी। तभी दादाजी की गाड़ी प्रताप हाउस में एंटर हुई। दादाजी गाड़ी से उतरे और उन्होंने एक नज़र शुभ और दिशा को देखा। उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। दिशा तब तक अच्छे से बाइक चलाना सीख गई थी। दिशा बहुत खुश थी क्योंकि उसने इतनी जल्दी बाइक चलाना सीख लिया था। दिशा ने दादाजी को देखा तो एक्साइटेड होकर चिल्लाकर कहा, अंडस्को, दादाजी, देखो मैंने बाइक चलाना सीख लिया है। शुभ जी ने मुझे कितनी जल्दी बाइक चलाना सिखा दिया। ये पहली बार था कि दिशा में इतने हक से दादाजी को बुलाया था, वरना वह प्रताप हाउस में चुपचाप डरी सहमी ही रहती थी। लेकिन आज दिशा खुश थी तो उसने इतने हक से दादाजी को आवाज लगाई। दादाजी ने दिशा को देखा और फिर चंद्रकला के पास जाकर कहा, अंडस्को, ये लड़की बिल्कुल अपने पापा पर गई है। देखो अपने पापा की तरह कितने हक से मुझे बुला रही है। दादी ने कहा, लगता है आपकी रुद्र से बात हो गई। दादाजी ने कहा, अंडस्को, चंद्रकला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हर बात रुद्र बताता है? मैं उसका दादा हूँ, वह मेरा दादा नहीं है। खैर छोड़ो, देखो दिशा को बिल्कुल अपने पापा पर गई है। दादी ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, हाँ जानती हूँ, इसके पापा को संजय ने ही बाइक चलानी सिखाई थी और उसने भी ऐसे ही कहा था, अंकल जी आ जाइए, आपको बाइक पर बैठाकर एक चक्कर लगाता हूँ। दादा और दादी हंस रहे थे। तभी दिशा ने दोबारा आवाज लगाई, अंडस्को, दादाजी, आ जाइए, आपको बाइक पर बैठाकर एक चक्कर लगाकर दिखाती हूँ। देखो मुझे कितने अच्छे से बाइक चलानी आ गई। दादाजी ने कहा, अंडस्को, नहीं नहीं रहने दो, मेरे हाथ पैर मत तोड़ो, इस उम्र में टूट गए तो जुड़ेंगे भी नहीं, तुम शुभ के ही हाथ पैर तोड़ लो। दिशा में फिर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं दादाजी, शुभ जी के भी नहीं तोड़ूंगी, मैंने बहुत अच्छे से चलानी सीख ली है। दिशा बहुत खुश थी, वह लगातार हंस भी रही थी। दिशा को हंसता हुआ देखकर शुभ बहुत खुश था। उसके दिल में तो जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। शुभ और दिशा को ऐसे देखकर दादा दादी बहुत खुश थे। दादी ने कहा, अंडस्को, संजय के पिताजी देख रहे हो, शुभ का बस चले तो इस लड़की से कल ही शादी कर ले। दादाजी ने कहा, अंडस्को, तो तुम्हारा इस नालायक छोटे शेर को दिशा पसंद आ ही गई। दादी ने कहा, अंडस्को, दिशा इतनी प्यारी बच्ची है, शुभ क्या कोई भी होता तो इसे हाँ कर देता, शुभ तो फिर भी हमारा पोता है, देर सवेर अकल आ ही गई। दादाजी ने चंद्रकला को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, तुम पर गया है, तभी तो देर से अकल आए है। दादी ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को, अच्छा है आप पर नहीं गया, वरना संजय के पिताजी शुभ को कभी अकल ही नहीं आती। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, चंद्रकला तुम नहीं बदलोगी, आज भी मेरे हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। दादी ने भी कहा, अंडस्को, संजय के पिताजी, आप भी नहीं सुधरोगे, आप भी मुझे मेरे बच्चों को लेकर ताना मारते ही रहते हो। थोड़ी देर बाद दादाजी अंदर चले गए और दादाजी ने शुभ को देखकर कहा, अंडस्को, शुभ पिछले 2 घंटे से बाइक चला रहे हो, बस अब रात हो गई, अंदर आ जाओ, डिनर कर लो। दिशा ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, दादी 5 मिनट और चलाने दीजिए, फिर कल से तो कॉलेज ही जाना है। दादी ने कहा, अंडस्को, ठीक है मैं खाना लगवा देती हूँ, तुम दोनों जल्दी बाइक पार्क करके आ जाओ।
शुभ ने हाँ में गर्दन हिला दी और दादी भी गार्डन से चली गई। फाइनली दिशा ने बाइक रोक दी। दिशा बाइक से उतरने वाली थी, लेकिन शुभ ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वो उतर ही नहीं पाए। शुभ ने उसके कान में धीरे से कहा, अंडस्को, तुम्हें पता है किसी से कोई भी चीज फ्री में नहीं सीखते, उसे गुरु दक्षिणा देते हैं। दिशा शुभ की बातों को अब अच्छे से समझने लगी थी। दिशा जानते थी कि शुभ उससे क्या चाहता है, लेकिन फिर भी दिशा ने अनजान बनते हुए कहा, अंडस्को, गुरु दक्षिणा वह क्या होता है? शुभ ने कहा, अंडस्को, तुम्हें नहीं पता गुरु दक्षिणा क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। मैंने तुम्हें बाइक चलानी सिखाई, अब रिटर्न में तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। अगले संडे या फिर इस हफ्ते में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, हम दोनों डेट पर जाएंगे। दिशा ने कहा, अंडस्को, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आप मुझे फिर से कहीं छोड़ आएंगे। ये सुनते ही शुभ ने दिशा को पीछे से कसकर गले लगाकर कहा, अंडस्को, दिशा बार बार यह बात मत बोला करो, मुझे हट होता है, तुम्हारी कसम आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दिशा ने कहा, अंडस्को, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। शुभ बोला, तो ठीक है, बैठी रहो ऐसे ही। दिशा ने इरिटेट होकर कहा, अंडस्को, आप इतनी जिद्दी क्यों है? शुभ ने कहा, अंडस्को, तुम इतनी प्यारी सी क्यों हो? मुझसे कंट्रोल नहीं होता, प्लीज चलो मेरे साथ, पक्का प्रॉमिस कोई शरारत नहीं करूंगा, चलोगी ना? शुभ के इतना फोर्स करने पर दिशा ने हाँ में गर्दन हिला दी। शुभ और दिशा बाइक को पार्क करके अंदर आ गए। एयरपोर्ट। नील एयरपोर्ट पर अवनी के पास खड़ा था और अवनी बहुत उदास खड़ी थी। नील ने कहा, अंडस्को, अवनी ऐसे उदास होकर जाओगी तो ना मेरा दिल लगेगा और ना तुम्हारा, तुम ही तो कह रही थी थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तुम आ जाओगी। सीमा और सुधीर दोनों एक तरफ खड़े थे। नील अवनी से बात कर रहा था, तो कभी उसके सर पर हाथ रखता, कभी उसके गाल पर और कभी उसके आंखों पर। सीमा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। सीमा ने खुद से कहा, अंडस्को, नील जितना छूना है, आज ही छू लो, अब मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए इंडिया से ले जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम मेरी अवनी को मुझसे कैसे छीनते हो। अवनी ने कहा, अंडस्को, नील मेरा मन नहीं है जाने का। नील ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, मैंने तो पहले ही कहा था, मत जाओ, तुम ही जिद कर रही थी, अब यहाँ तक आकर खुद ही मना करने लगी। कोई बात नहीं अवनी, हम बात करेंगे, चैट करेंगे, मैसेज करेंगे। अवनी नील की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद अवनी की फ्लाइट अनाउंस हो गई। सुधीर में अवनी को आवाज लगाकर कहा, चलो अवनी। अवनी ने 1 मिनट रुकने का इशारा किया और नील के थोड़ा नजदीक गई। अवनी पंजों के बल खड़े होकर नील की टी शर्ट को हल्का सा खींचकर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ अवनी की कमर पर लपेटकर उसे कसकर गले लगा लिया। नील ने एक टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर एक हल्की सी जैकेट पहनी थी, जो स्लीव लेस थी। अवनी ने उस जैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, नील मुझे ये जैकेट दे दो, मुझे अपने साथ लेकर जानी है। नील ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, तुम मेरे 20 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हो, इस जैकेट को भी लेकर जाओगी? कहो तो टी शर्ट, पैंट, कच्छा, बनियान सब ले जाओ, मैं नंगा चला जाऊंगा। नील की बात सुनकर अवनी को शर्म आ गई और उसने नील के सीने पर मारकर कहा, अंडस्को, बहुत मजा आ रहा है ना? जब चली जाऊंगी ना, तब देखती हूँ किसके साथ इतनी बकवास करते हो। ये बोलते बोलते अवनी की आंखों में पानी आ गया। अवनी के बचपने पर नील को प्यार भी आता था और हंसी भी। ना जाने कितने ही कपड़े अवनी ने नील के चुरा कर रखे हुए थे।
लेकिन अवनी का मन ही नहीं भरता था। हाय गाइस, एक कहानी और लिखूंगी, मैरिड टू अ हर्ड हार्टेड। इस स्टोरी के मैं 4 चैप्टर लिख चुकी हूँ, लेकिन पहले ऑब्सेस्ड हस्बैंड अ कॉन्टैक्ट लव वाली कहानी बहुत जल्द खत्म करूंगी, तब यह कहानी लॉन्च करूंगी। इसके कैरेक्टर मैंने अपनी इंस्टा आईडी दिए हैं, पढ़ देना। इंस्टाग्राम आईडी था स्ट्रेंजर_नॉवल राइटर।